नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में जो है इन्वायरमेंट बेसिक्स का जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो वो टेस्ट के फॉर्म में जो हम आपके सामने ये लाएंगे। एक सीक्वेंस में एक सीरीज में आपका ये चलेगा, जिसमें कि देखिए क्वेश्चन जो है आपका जैसे 10 क्वेश्चन रहेंगे जिस तरीके से एग्जाम में आपका आएगा। और इसमें जो है आपका रैंडम क्वेश्चन रहेंगे इन्वायरमेंट बेसिक्स से। तो इससे जो है आप लोग अपना एक टेस्ट के रूप में भी आप दे सकते हो, और लास्ट में जो है आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इससे जो है आपको एक क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा और आपको प्रिपरेशन लेवल भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना प्रिपरेशन है। तो ये जो है आपका एग्जाम तक चलता रहेगा, जितना हम कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज जो है आपके पास लाते रहेंगे। मे भी हो सकता है कि 10 टेस्ट आपके पास लाए हम डेली एक करके, तो इससे जो आपका एक क्वेश्चन का भी कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और आपको प्रिपरेशन का लेवल भी जो है इसे समझ में आ जाएगा। और बाकी देखिए अगर आप लोग इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने जो है एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया और नॉन टेक्निकल का, जिसमें कि देखिए आपको जो है कंप्यूटर इन्वायरमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का जो है पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें नॉन टेक्निकल का जो है एक साथ मिल जाएंगे कोर्स में। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा सर्जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बाकी देखिए अगर आपको कंप्यूटर इन्वायरमेंट का अगर लेना है तो ये भी आप लोग बाय कर सकते हो। बट देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है ना इनका, ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए कूपन कोड अभी भी अप्लाई करना सर्जी 2025 का, तो आपको इस पर देखिए 20% का एडिशनल डिस्काउंट जो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हमने जो है इस टू द पॉइंट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और ये जो है कम समय में भी आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें आपको जो है पूरा कंप्लीट थ्योरी और साथ में जो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है इसके साथ में। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल करके अपना तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। हमने देखिए सारी चीज़ों का दिया हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर का। तो एक तरीके से पूरे कंप्लीट नॉन टेक का जो आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका टेस्ट पेपर सेट 1 है आपका। इस तरीके से बहुत सारे सेट हम आपको जो है आपके सामने लाते रहेंगे अप टू एग्जामिनेशन तक। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका डेली एक एक सेट तो कराए ही, ताकि इससे आपको क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाए। आप लोग भी साथ साथ करते चलना और लास्ट में जो है कमेंट कर देना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इसमें से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ग्लोबल एग्रीमेंट इन द स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस वाज अडॉप्टेड बाय। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बोला ना, जो ग्लोबल एग्रीमेंट जैसे कि जो होते हैं सबमिट जो होते हैं, तो उसमें से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है बहुत सारे किए जाते हैं सबमिट। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है ना कि ये जो ग्लोबल एग्रीमेंट था आपका, कि जिसमें कि ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं तो उसके रिलीज को रिड्यूस कैसे करे, तो इसके लिए जो है कौन सा अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जो है आपका एक इसमें दिया हुआ है वियना कन्वेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर इसकी हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे ओजोन डिप्लेटिंग का, तो ओजोन डिप्लेटिंग से जो है आपका अगर इसका देखा जाए तो इसका होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का देखिए एक शहर है, तो वहाँ पे जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें कि ये इस बात पे चर्चा की गई कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, जो ओजोन को जो डिप्लेट कर रहे हैं, तो उसका रिलीज को जो है हम लोग किस तरीके से कम कर सके, उसका अल्टरनेटिव्स को ढूंढे हम लोग। तो ये जो है एग्रीमेंट हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था। तो ये सब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा डिटेल में आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका हुआ था कि जो ओजोन लेयर के जितने भी मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है ना, तो हम जो है किस तरीके से उनका जो इमिशन हो रही है उसको कम कर सके, और जो है ओजोन डिप्लेशन जो हो रही है, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको हम कम कर सके। तो इसमें मेनली जो है इन सारे गैसेस पे फोकस किए गए थे। तो आप लोग जो है यहाँ पे पूरा देख सकते हो, ये सब आपका दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे एक वीना कन्वेंशन भी आपका हुआ था, ओजोन लेयर का ही प्रोटेक्शन करने से भी था आपका यहाँ पे, जिसमें कि जो है कार्बन जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसके प्रोडक्शन को किस तरीके से कम किया जा सके, इस पे था। बाकी जो है आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था, तो इसमें जो है क्या इशू एड्रेस किए गए थे, तो ये सब आप लोग देख सकते हो इसके अंदर में। इसके अलावा देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो था आपका,
तो इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करने से रिलेटेड आपका एक क्योटो प्रोटोकॉल था। तो इसमें देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये जो है इन सब पे जो है फोकस किया गया था। तो ये सब पूरा देखिए आपको डिटेल में पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थे या एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये सब आपका दिया हुआ है। जैसे बेसल कन्वेंशन की बात करें तो जो हजार्डस वेस्ट होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो होती है ना, तो उन सब से रिलेटेड आपका हुआ था बेसल कन्वेंशन। फिर पेरिस एग्रीमेंट आपका आता है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो होती है उसका मिटिगेशन कैसे करें उसके रिलेटेड आपका था। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो है आपका, तो ये देखिए जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं उससे रिलेटेड आपका था। रामसर कन्वेंशन है तो वेटलैंड से रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल जो है आपका, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। कि गाली एग्रीमेंट जो है आपका, तो ये जो है ये भी आपका एक एट्थ अमेंडमेंट ही है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, जो कि आपका ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उससे से ही रिलेटेड है। तो ये सब जो है पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग भी साथ साथ करते चलना। देखिए दिया हुआ है कि इन द बायोस्फेयर एनर्जी इज रिसीव फ्रॉम। तो बायोस्फेयर के देखिए उसके अंदर में जो है एनर्जी जो है तो वो रिसीव कहाँ से होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सन, या बोथ द सन एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या वर्क, या फिर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखिए पहले आपको समझना होगा कि जैसे बायोस्फेयर आपका है क्या। तो बायोस्फेयर देखिए आपको वो रीजन हो जाता है कि जहाँ पे जो है लैंड एयर वाटर ये सब कुछ एग्जिस्ट करती है, और इसमें जो ह्यूमंस या जो प्लांट्स एनिमल जो रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन बने हुए होते हैं, तो एक ऐसा रीजन आपका हो जाएगा। तो ये जो रीजन है ना बायोस्फेयर की अगर बात करते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, जहाँ पे जो है एक लाइफ सस्टेन करने के लिए वो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें देखिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना बायोस्फेयर का, तो वो आपका अल्टीमेट सोर्स है सन। तो सन जो है आपका एक अल्टीमेट सोर्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो प्राइमरी सन आपका आता है कि जो कि एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है यहाँ पे, और इसी से फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस आपका रहता है यहाँ पे, जिसमें कि प्लांट जो है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो है तो वो फिर अपना जैसे कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो है वही दूसरे के लिए वो भोजन बनता है। तो इस तरीके से फूड वे भी आपका चलता है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका हो गया बायोस्फेयर के अंदर में, तो है आपका सन है। और बाकी देखिए बायोस्फेयर आपका होता क्या है, और बाकी जो है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सभी का चीज़ जो है हमने अच्छे से समझाया हुआ है पीडीएफ के अंदर पर, और कोर्स में भी जो है हमने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। आपका अगर अच्छे से समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन का आप लोग इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि बायो का मतलब लाइफ हो गया और स्फेयर का मतलब रीजन हो गया। मतलब एक ऐसा रीजन कि जहाँ पे लाइफ सस्टेन करना जो है आसान होता है या पॉसिबल होती है। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं कि जहाँ पे जो है अगर कोई थ्रेट जैसे है ह्यूमन बींग्स का या जैसे एनिमल्स का ही या प्लांट्स का भी, तो उसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किए जाते हैं ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो जैसे बायोडाइवर्सिटी आपका होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होते हैं, तो ये सब भी जो है आप लोग एक बार देख लेना। इतना अगर आप लोग कर लोगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर। तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है जिसमें कि वाटर का जो कलर क्या है तो उसको मेजर किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी, टिंटोमीटर मेथड, या हाइड्रोमीटर एनालिसिस, या फिर जो है दिया हुआ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो देखिए वाटर का जो कलर जो होता है ना, तो उसको मेजर करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका देखिए नाम है टिंटोमीटर। तो इस तरीके से आपका रहता है यहाँ पे, इससे जो है कलर मेजर किया जाता है वाटर का। सैंपल ले लिया जाता है और फिर इस इंस्ट्रूमेंट में रख दिया जाता है, तो ये जो है फिर उसका जो है रीडिंग के आधार पे आपका कलर बताता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो आपका होता है ना मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग टिंटोमीटर मेथड बोलते हैं। तो ये जो है आप लोग याद रखना, ये आपको सिंपली याद रखना होगा। और बाकी जो है वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर जो होते हैं ना, तो उसमें देखिए बहुत सारे चीज़ जो है देखने पड़ते हैं कि जैसे वाटर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका कंजम्पशन के लिए फिट है कि नहीं। तो उसके लिए जो है बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, जैसे कि आपका वाटर जो है तो वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होना चाहिए, प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए उसका, और वो जो है क्लियर होना चाहिए। टर्बिडिटी भी जो है उसका 10 ppm से कम होना चाहिए। पीएच जो है उसका 5.5 से लेकर 9.5 के बीच में होना चाहिए। और इसके साथ में जो है और भी जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो, तो उन सबसे फ्री होना चाहिए। तो ये सब जो है कंडीशन दिया हुआ, अगर इनसे भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इन सबको कर लेना। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। और यहीं पे भी देखिए मेंशन किया था कि जो कलर जो होता है ना वाटर का, तो इसको जो डिटरमाइन करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है टिंटोमीटर। तो ये सब देखिए पीडीएफ में ही आपको मिल जाएंगे। सारे चीज़ हमने लगभग कवर किए हुए हैं जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है
कि डैश एंड वाटर इन द एयर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि कौन और जो है वाटर के साथ जब एयर के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करते हैं तो उनसे फिर कार्बोनिक एसिड आपका बनता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है काफ़ी सिंपल है। देखिए कार्बोनिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो पहले तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। इसका देखिए होता है H2CO3। तो आप देख रहे हो कि इसमें जैसे कि आपका हाइड्रोजन भी है और जहाँ आपका कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। तो अब देखिए वाटर का जैसे बोल रहा है कि वाटर रिएक्ट करेगा तो वाटर में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपका है ही। अब इसके साथ बोल रहा है कि एयर के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए कार्बन से रिलेटेड मतलब कोई होना चाहिए। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, तो ये जो है ये रिएक्शन करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली रहता है कि जो कि अगर एयर में प्रेजेंस रहता ही है आपका, तो ये जब रिएक्ट करेगा इन द एयर में जो प्रेजेंस है यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो इससे फिर कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे वन जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी जो इन सब के रिएक्शन से नहीं होता है तो ऑल दी अबव नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हो कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो उसमें देखिए मेन जो होता है आपका तो है ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है। तो क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका या फिर इसके साथ में और जो एयर पोल्यूटेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में कलेक्ट जब हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखिए ये जो है फिर सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जो है ये फिर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को जैसे कि उनको कोज करते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे गैसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है कि इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरे डिटेल में एक बार देखना होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पीछे अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा पावर स्टेशन है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ देखिए अगर आप लोग ऑप्शन में देखोगे ना तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पहले दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल फायरिंग पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर ऑल दी एबव यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो आपको समझना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पे बोला कि कौन सा पावर स्टेशन जो प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड को। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली में जो ये आपका जो बात करें हम लोग कि ये रिलीज जो आपका होता है ना, तो ये जो है फॉजिल फ्यूल्स के बर्निंग करने से होती है। फॉजिल फ्यूल्स मतलब का आपका वही जो कोल पेट्रोलियम जो होते हैं तो उनका बर्निंग करने से होता है। तो बेसिकली देखिए जो पावर प्लांट जो होते हैं ना, तो उनमें जो है फॉजिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है क्योंकि पावर जनरेशन के लिए मोस्टली कोल का और या फ्यूल का जो है यूज़ किए जाते हैं और फिर उनसे जो है पावर जनरेशन की जाती है। तो प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का ना आपका जो एमिशन जो होती है तो वो है आपका फॉजिल फ्यूल्स का बर्निंग करना जो कि पावर प्लांट के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोल पावर प्लांट जो होता है तो मोस्टली यही अधिकतर इंडिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कोल फायरिंग पावर स्टेशन जो होते हैं ना एक्चुअली में, तो पर्टिकुलरली यही एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होते हैं SO2 एमिशंस के लिए। क्योंकि जो पावर स्टेशन में जो कोल यूज़ किया जाता है तो कोल में देखिए क्या होता है कि उसमें जो है हाई सल्फर कंटेंट होते हैं। तो जब इनको पावर स्टेशन में यूज़ किया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड को ये जो है रिलीज तो होगा ही होगा इसके थ्रू में। तो इस तरीके से देखिए टू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इससे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होती है तो आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपका होता है तो इससे तो ये सब होगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसका टू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे कौन सा जैसे कि ये गैसेस जो भी होते हैं हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो ये जो है आपका किसके चलते होता है, किसके बर्निंग करने से होती है। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी हमने आपको जो है बताया होगा जो पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, तो उसमें देखिए सभी चीज़ों में बताया हुआ है जैसे एसिड रेन है। इसके अलावा जो है आपका पॉल्यूटेंट जो होते हैं तो उन सभी में जो फैक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एसिड रेन आपको मोस्टली जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन के चलते होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी एमिशन के चलते होती है जो कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है तो उसके बाद जो है आपका ये एसिडिक नेचर का वाटर आपका बन जाता है। तो इस तरीके से सल्फर का जो कंटेंट आता है, सल्फर डाइऑक्साइड के जो कंटेंट जो आते हैं, तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग करते हैं हम लोग तो ये जो आपका उसी से रिलीज होता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका तो एक्चुअली में डायरेक्टली ना पूछ के घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो आपको देखिए आइडिया होना चाहिए क्योंकि फ्यूल्स का जब बर्निंग करते हैं कंबशन करते हैं तो उसी से आपका SO2 या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है।
तो एक्चुअली ये जो होता है फॉसिल फ्यूल्स उसमें कोल पेट्रोलियम तो आ ही जाता है। कोल पेट्रोलियम यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है पावर प्लांट में। तो आपको जो है इस तरीके से समझ के करना पड़ेगा। तो पूरे चैप्टर पे अगर पकड़ रहेगा तो फिर क्वेश्चन करने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग उसको इजीली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द परमिशेबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ डोमेस्टिक वाटर इज डैश पीपीएम। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो डोमेस्टिक वाटर जो होता है ना, तो उसका देखिए बोलता है कि टर्बिडिटी का जो लिमिट है, जो परमिसेबल लिमिट है, तो वो जो है कितना है ये आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ 10 to 30, 1 to 4, 5 to 10 या फिर 10 to 50। तो देखिए यहाँ पे बात आती है कि टर्बिडिटी का। टर्बिडिटी होता क्या है पहले हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए टर्बिडिटी जो है तो ये एक मेजर होता है किसका, तो ये जो है आपका होता है क्लाउडनेस या फिर हेजनेस का और वाटर का आपका यहाँ पे, जो कि ये होता है आपका जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जब ये प्रेजेंस रहते हैं तो उसके चलते टर्बिडिटी होती है वाटर के अंदर में। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपका होता है कि जिसके थ्रू जो है क्वालिटी देखा जाता है ड्रिंकिंग वाटर का। क्योंकि देखिए अगर टर्बिडिटी अगर आपका हाई रहेगा ना तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको जो है एस्थेटिक या फिर लग सकता है या फिर टेस्ट आपका ख़राब लग सकता है, या ऑर्डर उससे आपका आ सकता है वाटर में, आपको गंध आएगी उसमें से। और ये जो है आपका इंडिकेट ये भी करता है कि जैसे उसमें कंटामिनेंट बहुत ज़्यादा है अगर टर्बिडिटी ज़्यादा अगर रहता है तो इस तरीके से देखा जाए कि टर्बिडिटी देखिए वाटर में जो है आपका एक हद तक ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहा तो जाहिर सी बात है वो जो है फिट नहीं होगा। तो अब देखिए जो परमिसेबल लिमिट है ना टर्बिडिटी का, जो हमारा डोमेस्टिक वाटर जो होता है हमारे जो घरों में आते हैं, तो जनरली ये जो है आपका रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफाई करते हैं कि कितना होना चाहिए। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना, या फिर जो लोकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए जो लेवल इन्होंने बताया था कि जो एक्सेप्टेबल जो टर्बिडिटी लेवल है आपका ड्रिंकिंग वाटर में, तो ये जो है बोला गया कि मैक्सिमम 5 to 10 आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 5 to 10 पार्ट्स पर मिलियन, 5 to 10 ppm जो है ये इन्होंने दिया हुआ है एक्सेप्टेबल टर्बिडिटी लिमिट। तो इस तरीके से जो है ये आपको याद रखना होगा। तो इसका देखिए 5 to 10 यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इसके अलावा देखिए और भी जो चीज़ हमने आपको बताया था कि जैसे वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर जो होते हैं आपका, तो उसमें क्या क्या होने चाहिए। तो आप जो है देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जो टर्बिडिटी जो होती है ना वाटर का, वो क्लियर होना चाहिए और वो जो है लेस देन 10 ppm होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे रेंज भी दिया हुआ है, जैसे 10 से कम होना चाहिए, मतलब कि आपका 5 to 10 भी चलेगा, रेंज इसका उतना आपका होना चाहिए इस केस में। पीएच जो है इतना होना चाहिए। तो ये सब वैल्यू जो है आपको याद रखना होगा। टोटल डिजॉल्व सॉलिड भी जो है आपका वो 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑलरेडी पीडीएफ में हमने दिया हुआ है। तो ये सब अगर आप लोग पूरा अच्छे से देख लोगे ना तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में आपका। इसके अलावा देखिए वाटर क्वालिटी का भी जो है पैरामीटर एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका उसमें फ्लोराइड कितना होना चाहिए, तो इससे क्या क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारा कुछ जो है इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा देखिए परमिसेबल लिमिट और भी जो ड्रिंकिंग वाटर में जैसे कि आपका क्या क्या होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो ये सब भी जो मेंशन किया गया हुआ है। जैसे कि पीएच उसका कितना होना चाहिए, टीडीएस कितना होना चाहिए, परमिसेबल लिमिट कितना है इसका, हार्डनेस जो है ये कितना परमिसेबल लिमिट है। इसके अलावा सल्फेट की ही बात करें तो 200 ppm तक परमिसेबल लिमिट है। फ्लोराइड का जो है आपका तो 1 ppm तक है। टर्बिडिटी जो है तो आपका देखिए यहाँ पे जो है रेंज इसका दिया हुआ है कि इतना होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो। तो ये एटलीस्ट आप लोग इसका जरूर याद कर लेना। हमने सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स है तो वो सभी के सभी हमने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है, जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे एग्जामिनेशन में। अगला देखिए है क्वेश्चन है आपका, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ। तो एसिड रेन जो है ये देखिए किसके एमिशन के चलते होती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या बोथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि जो एसिड रेन जो है ना, तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड बोथ और नाइट्रोजन ऑक्साइड के इसका एमिशन चलते, इसका एमिशन जो होते तो उसके चलते एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से 3 देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए एसिड रेन का बारे में आपको ऑलरेडी हमने बताया था कि एसिड रेन आपका कब होता है, कि ये जब एमिशन जब होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, जबकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो फिर एसिड बनेगा और जब रेन होगी तो वो एसिड के फॉर्म में गिरेगा। तो इससे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को। तो ये सब जो चीज़ है आपको एसिड रेन के अंदर में पढ़ना है, तो वहाँ पे डिटेल में हमने सब कुछ इसके रिगार्डिंग बताया हुआ है। और कब बोलेंगे कि एसिड रेन जो है आपका है, मतलब रेन जो है वो एसिड का नेचर हो चुका है, उसका नेचर में बदल गया एसिड में। तो अगर उसका पीएच वैल्यू अगर देखिए 5.6 से अगर आपका है ना तो उसको बोलेंगे हम लोग
इतना तक जो है एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन 5.6 का अगर बिलो हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो रेन है आपका वो एसिड के फॉर्म में हो चुका है। देखिए एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सब चीज़ जो है आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, और कोर्स में हमने इन सबको अच्छे से समझाया भी है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे आप लोग उसको इजिली कर लोगे, अगर आपको टॉपिक्स पे क्लियरिटी अगर अच्छा से रहता है तो। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज द अर्थ एटमोसफेयर इज। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि इनमें से कौन सा एक मेन रीजन है किसके लिए, कि जैसे ओजोन का डिप्लेशन जो हो रहा है ना, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन जो हो रहा है जो कि अर्थ एटमोसफेयर में, तो उसका क्या है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ एक CFL एंड हेलोजेंस, कोलाइडल इम्प्योरिटी, रॉकेट्स एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, या ग्रीन हाउस गैसेस है। तो देखिए अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मेनली देखिए उसमें जो गैसेस जो होते हैं ना आपका, तो मेनली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेनली जो है आपका जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं या फिर जो हेलोन्स जो होते हैं, तो बेसिकली उनके चलते आपका होता है। तो यहाँ पे अगर ओजोन का डिप्लेशन के बारे में अगर देखा जाए ना, तो ये जो है आपका इंडस्ट्रियल या नेचुरल एक्टिविटी किसी से भी आपका हो सकता है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे मेन जो चीज़ रहता है ना आपका यहाँ पे, तो ये जो है आपका रिएक्शन जब होता है एक्चुअली जो नेचुरल प्रोसेस में, और बाकी जो आपका ह्यूमन एक्टिविटी के चलते जो होती है, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड आपका रहता है, जैसे कि आपका फ्रियोन्स हो गया, जिसमें कि आपका हो गया यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपका हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पे, तो उसमें से जो है आपका इसमें से मेन जो है तो आपका तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसके अलावा जो है आप और भी आप देख सकते हो कि जो होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे। तो उसमें से आपका जो है एक मेन तो आपका हो ही गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मेनली देखिए अगर देखा जाए ना, कि जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे दिया हुआ है कि जो डिप्लेशन जो हो रहा है, तो इसमें से जो है आपका एक ग्रीन हाउस जो गैसेस होता है, तो मोस्टली इन्हीं के चलते ही आपका होता है। क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं, तो ये जो है आपका क्या करेगा कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है, तो इनका भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिप्लेशन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन यू बर्न अ फॉसिल फ्यूल विच गैस इज गिवन आउट। तो जब आप लोग जैसे फॉसिल फ्यूल को आप जैसे जो होते हैं उनको अगर आप बर्निंग करते हो, तो उससे जो है आपका कौन सा गैस जो है आपका बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल सी है कि जब फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करते हो ना, तो उससे जब आपका लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आपका रहता है, जो कि ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस रहता है जो कि एयर में आपका आता है। तो इस तरीके से जो है इसका देखिए राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में उसमें जो है सल्फर और कार्बन के कंटेंट रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करोगे, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन करके बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका देखिए राइट आंसर 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो है एटमॉस्फेयर का जैसे एक एसेंशियल कंपोनेंट तो आपका होता ही है ये। तो ये इसका सोर्सेस का अगर बात किया जाए ना इसका, तो ये जो है मेनली आपका होता है फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करना, उसका कंबशन करना। क्योंकि देखिए जो होते हैं आपका फॉसिल फ्यूल्स, तो उसके अंदर में कार्बन कंटेंट होते हैं यहाँ पे, तो जब वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा CO2। इसके अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आपका, तो ये जब वोल्केनिक इरप्शन जो होता है ना, तो उस समय भी जो है आपका रिलीज होता है। इसके अलावा जो है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं यहाँ पे, कि आप फॉसिल फ्यूल आप बर्न करोगे तो वो तो आपका है ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही। इसके अलावा जो है आपका रेस्पिरेशन के थ्रू भी आपका होता है और वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू होती है। तो ये सब पॉइंट जो आप लोग याद रखना, ये सारा का सारा आपको जो PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है कि इकोनॉमीज ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट एनुअल CO2 एमिशंस। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैसे कंट्रीज है कि जो कि अगर देखा जाए यहाँ पे कि वो जो है ग्रेटेस्ट एनुअल CO2 एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, कि जो मेजर जो कंट्रीज है जो डेवलप कंट्री है या फिर जो पूरे इतना अचीवमेंट अपना कर लिए हैं कि वो अपने डेवलपमेंट के स्टेज पे आ चुके हैं, तो इसमें मेनली देखिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, तो उसमें नंबर 1 पे आपका होता है चाइना, दूसरा आपका होता है USA, और तीसरे नंबर पर होता है इंडिया। तो अब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है USA, और फिर दिया हुआ है कि बोथ USA एंड चाइना, फिर चाइना और ब्राज़ील। तो इसमें से आप देख रहे हो कि मेजर जो है आपका, तो उसमें से चाइना और USA का तो है ही। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉलोइंग कंट्री का दिया हुआ है करने के लिए, तो आप जो है इसमें से दोनों को मार्क कर सकते हो कि बोथ USA एंड चाइना।
क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ, मतलब देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे एक देश की नहीं और भी जैसे कॉम्बिनेशन में भी बोल रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है आपका बोथ यूएसए एंड चाइना आपका हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कंट्री कितना कर रहा है यहाँ पे, तो इस तरह का अंदाजा आपको मिल जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा इसके लिए, तो उसमें चाइना आपका नंबर 1 पे आता है। तो ये तो थे आपके 10 क्वेश्चन, जितने आपके देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, तो हम जो है आपके पास जो है इसी तरीके से सेट बाय सेट क्वेश्चन लाते रहेंगे जिस तरीके से एग्जामिनेशन आपसे पूछेगा। इससे देखिए आपका जो है प्रिपरेशन लेवल भी चेक हो जाएगा, और आप लोग मार्क्स भी कमेंट कर देना कि कितना आपका आ रहा है यहाँ पे आउट ऑफ 10 में से। इससे जो है आपका प्रिपरेशन लेवल भी समझ में आ जाएगा। और बाकी देखिए अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर जो है मेरा अच्छा मार्क्स नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जो है उसको फिर से पढ़ो, जो हम आपको पीडीएफ दिए हुए हैं और साथ में जो कोर्स दिया हुआ है उसको आप फिर से एक बार रिवाइज करो। तो इससे देखिए आपका मार्क्स में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपका देखिए मार्क्स मान लीजिए कि 10 में से अगर 8 आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, 7 भी है तब भी ठीक है लेकिन रिवीजन ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका देखिए 6 से कम अगर आ रहा है तो आपको जो है एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इसमें जो है आप टारगेट रखो कि मेरा जो है फुल इसमें आए नंबर, मतलब एटलीस्ट 8 मार्क्स तो आना ही चाहिए। तो ये मेरा टारगेट है, और जो लोग भी अच्छे से पीडीएफ को रिवाइज करेंगे और कोर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो इतना तो श्योर है कि वो 8 मार्क्स से एबव तो ले ही आएंगे, 8 मार्क्स तो ले ही आएंगे, इतना तो श्योर है। क्योंकि हमने सिलेबस को जो है अच्छे से बनाया हुआ है, कंटेंट भी दिया हुआ तो टू द पॉइंट है, और कोई भी फालतू का चीज़ हमने इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए, और आप लोग भी स्टडी करते रहो, हम आपके पास जो है सेट लाते रहेंगे। और जिनको लगता है कि अभी तैयारी मेरा नहीं हो पाया, प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो पीडीएफ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको कर सकते हो उससे अपना प्रिपरेशन। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का। तो इसी तरीके से आगे भी एक सेशन चलता रहेगा आपके लिए।